लाइव कमेंट क्यों नहीं आ रहे? कौन से बैच में है ये? ओके। कितने पे? टाइम डला हुआ था? अच्छा, फिर तो सही है। ठीक ठीक है, गुड। फिर तो बढ़िया है भाई, मजा आ गया, लेट नहीं हुआ मैं। राम राम भाई सभी लोगों को, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आ जाओ जल्दी से कमेंट में। दोस्तों एक बार कमेंट करेंगे फटाफट से, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था मैंने, वहीं से आगे बढ़ते हैं। एक बार टॉपिक का नाम बताएंगे, कहाँ तक हो गया था हमारा? श्रीलंका तक हो गया था। ठीक है, आज हमें मालदीव पढ़ना है, फिर हमें इंडिया की टाइमलाइन के बारे में पढ़ना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ना है। हमारा ये हो जाएगा फिर पूरा, ओके। चलिए, मैं बिना किसी देरी के, बिना टाइम खराब किए हुए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। आप लोग फटाफट से हेडिंग डालोगे मालदीव। मालदीव की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है, ध्यान से सुनना। मालदीव जो है ये एक आइलैंडिक कंट्री है। द्वीपीय देश है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि जो मालदीव है ना, वो पूरा का पूरा एक आइलैंड पर लोकेटेड है ना? आइलैंड पर लोकेटेड है, ओके। चलिए, अब इस चीज को समझना, ये आइलैंड बना कैसे है, देखो ध्यान से। जैसे समुद्र है, इस समुद्र में ये पानी भरा हुआ है। समुद्र में जो पानी भरा हुआ है, इसमें एक माउंटेन है पानी के अंदर। और पानी के अंदर जो माउंटेन होता है उसे कहा जाता है लक्कडीब रिज। इसको लक्कडीब कटक कहा जाता है। ठीक है, लक्कडीब कटक कहा जाता है इसको। इस लक्कडीब कटक के ऊपर कुछ समुद्री जीव हैं जो इसके ऊपर विकसित हुए। जो समुद्री जीव इसके ऊपर रहने लगे यहाँ पर, इन्हीं समुद्री जीव को क्या कहा जाता है? कोरल कहा जाता है। और जब ये मरते हैं ना, तो चट्टानों में बदल जाते हैं मरने के बाद इनकी बॉडी। तो अब क्योंकि ये कोरल नाम के समुद्री जीव के अवसादों के जमाव से बना हुआ है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है कोरल आइलैंड। क्या कहा जाता है? कोरल आइलैंड। तो मालदीव की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है? कोरल आइलैंड है। अब देखो, ये अरब सागर की बात कर रहे हैं। इसी प्रोसेस से एक तरफ जहां लक्षद्वीप बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बना हुआ है मालदीव। बिल्कुल सेम पैटर्न। इन दोनों के बीच में पानी भरा हुआ है। इसी पानी वाले भाग को कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। इस पानी वाले भाग को क्या कहा जाता है? 8 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है, ओके। चलिए जी। तो मैं लिख देता हूं, आइलैंडिक कंट्री है, किस प्रकार का आइलैंड है ये, तो आपका आंसर होगा। किस प्रकार का आइलैंड होगा ये, तो आपका आंसर होगा कोरल आइलैंड या प्रवाल द्वीप है।
ठीक है, कोरल या प्रवाल द्वीप है। और पूरा लिख देता हूं मैं, इट सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाई 8 डिग्री चैनल। यह भारत से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। ओके, हमारे भारत से किस चैनल द्वारा अलग होता है? 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। एज सच कोई इसके साथ हमारा डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, चलो पूरा नोट करो। और ये इंडिया के मैप पर अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन ये रही फिर। ये श्रीलंका यहाँ पे, ये मालदीव है और इसके ऊपर लक्षद्वीप है। बीच में जो पानी वाला भाग है इसी को कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। अब बताओ मेरे लाडलो, पूरी बात समझ में आई या नहीं आई? आप में से बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर चैनल का मतलब क्या है? चलो, टेंशन मतलब तुम्हारा भाई हर बात के लिए खड़ा हुआ है तुम्हारे साथ। जो पूछना है पूछ लो, लगे हाथ। चैनल क्या होता है? वाटर बॉडी विद लो वॉल्यूम, सेपरेट लैंड। पानी का एक ऐसा भाग है जो कि जल संधि से छोटा है, सकरा है, और जहां पानी आसानी से बह रहा है, लेकिन जल संधि की अपेक्षा पानी कम है, उसी को चैनल कहा जाएगा। जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, कोको चैनल, ये हमारे इंडिया के रेस्पेक्ट में आते हैं। एक एक करके हम इनको जहां पर जो चैनल आएगा डिस्कस करते चलेंगे। ओके, आगे बढ़ जाएं। अब आपको हेडिंग डालना है इंडियन इंटरनेशनल क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। टाइमलाइन के बारे में समझना है। हटा दूं इसको, चलो। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा की अगर हम बात करेंगे तो ये कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री। ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन है, पूर्वी देशांतर रेखा है। इसको पहले समझना बेटा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
देखो, हमारी पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 24 घंटे का। अरे बोलो, कितना समय लेगी? 24 घंटे का। 24 आवर्स का टाइम लगता है एक पूरा का पूरा राउंड घूमने में। तो बेटा, एक राउंड पूरा जब हम कर लेंगे कंप्लीट, तो ये एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री एंगल हो गया। आगे बात समझ में? तो ऐसी सिचुएशन में जो 24 × 60 इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये पूरा इससे कट जाएगा 4 टाइम। तो 1 डिग्री इक्वल कितना निकल कर आया? 4 मिनट निकल कर आया। ठीक है मेरे दोस्त। अब ग्लोब पर जब आप देखोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये 0 डिग्री लाइन है। इस लाइन से ही मेजरमेंट किया जाता है टाइम का पूरे विश्व में। इस लाइन से अगर हम इधर जाते हैं तो टाइम प्लस होता है, इधर जाते हैं तो टाइम माइनस होता है। ईस्ट में क्योंकि सूर्य निकलता है, तो ईस्ट का टाइम हमेशा माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा। वेस्ट का टाइम हमेशा माइनस में होगा। तो मैंने कहा 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। अब क्योंकि भारत हमारा ईस्ट में लोकेटेड है, यहां पर लोकेटेड है, तो भारत का समय यहां से हमेशा कैसा रहेगा? आगे रहेगा। यानी भारत का समय लंदन से हमेशा आगे रहेगा। 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस, तो 82.5 डिग्री पर कितना डिफरेंस आएगा? आंसर सीधा सीधा होगा सर 5.5 घंटे। यानी हमारे भारत का जो समय है लंदन से 5.5 घंटे आगे रहता है। मैं लिख देता हूं। यानी कि भारतीय समय हमेशा लंदन के ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। अभी लाइन है कौन सी? ये जो लाइन है ये है कौन सी? ये लाइन ऐसे यूं जाती है हमारे भारत से। तो यहां पर टोटल कितने स्टेट पड़ते हैं? 5 स्टेट पड़ते हैं। सबसे पहला कौन सा है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आगे बात समझ में? कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये लाइन? तो आपका आंसर होगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं नाम लिख रहा हूं यहां पे। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और अगर ये पूछा जाता है इसका मेन पॉइंट कहां पर है, तो इस लाइन का जो मेन पॉइंट है वो है मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में पड़ता है क्या? मिर्जापुर। ठीक है। यहीं से पूरे के पूरे भारत के समय का निर्धारण होता है। ओके। यहीं से पूरे के पूरे समय का निर्धारण होता है। अच्छा, अगर गुजरात की हम बात करेंगे, तो ये गुजरात हो गया और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों में लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो 30 डिग्री का डिफरेंस होने का मतलब 2 घंटे का डिफरेंस हो गया। तो मैं लिख देता हूं, अरुणाचल प्रदेश का जो समय है वो 2 घंटे हमेशा प्लस रहता है। किससे? गुजरात से। यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। पहला पूछेगा कि ये बताओ कि जो गुजरात का समय है वो
कितने घंटे पीछे होगा अरुणाचल से? ठीक है, कितने घंटे? 5 घंटे 30 मिनट ही होता है, वो 5.5 घंटे होगा। 2 घंटे का डिफरेंस है इन दोनों में। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य पहले कहाँ निकलेगा, तो आपका आंसर होगा जो सूर्य होगा वो पहले निकलेगा गुजरात में। ठीक है, और बाद में कहाँ निकलेगा, सॉरी पहले निकलेगा अरुणाचल प्रदेश में, बाद में निकलेगा गुजरात में। ये पूरा नोट कर दो, फिर एक पॉइंट और पढ़ाते हैं आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन। 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन है। इसके बारे में कहा जाता है इट पासिस थ्रू इंडिया। इंडियन स्टेट। ठीक है, भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, स्पीड सही चल रही है पढ़ाने की या बढ़ानी है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। अब कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं, तो सबसे पहले ये एंटर करती है राजस्थान में। राजस्थान के बाद अगर हम बात करेंगे तो, सॉरी गुजरात से, फिर जाती है राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर पहुंचती है ये त्रिपुरा, और नेक्स्ट है फिर मिजोरम। अब काउंट कर लो आप, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने हो गए? 8 स्टेट हो गए हमारे भारत के। ये हमारे भारत के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। बात क्लियर है यहां तक? चलिए जी, अब इन स्टेट में क्या क्या खास है एक एक करके वो समझ लेते हैं। बेटा स्पीड यही रहेगी, जिसको स्पीड और ज्यादा चाहिए वो फिर रिकॉर्डेड क्लास देखना स्पीड 2 करके। स्पीड 2 करके फिर रिकॉर्डेड क्लास देखना, एकदम धैर्य धैर्य पढ़ाया जा रहा होगा टीचर, धैर्य धैर्य, उसमें आपको मजा आ जाएगा। देखो गुजरात में क्या खास बात है, इस रेखा पर गुजरात का सन टेम्पल है। मोढेरा विलेज पड़ता है इस लाइन पर। इस मोढेरा गांव की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे दो चीजें हैं। पहली बात, यहां पर सन टेम्पल है, लेकिन बेटा याद रखना सन टेम्पल ऑफ गुजरात की बात हो रही है। कोणार्क सन टेम्पल अलग है, वो उड़ीसा में है। दूसरी बात, ये पहला ऐसा गांव है भारत का जहां 100% सोलर एनर्जी यूज की जाती है। पूरे गांव को जो लाइट दी जा रही है ना, वो सोलर एनर्जी से दी जा रही है, सोलर प्लेट से दी जा रही है। भारत का पहला हो गया ये गांव। राजस्थान में क्या होता है इस लाइन के साथ, एक नदी है जिसका नाम है माही रिवर। कौन सी नदी है सर?
माही नदी। जो माही नदी है, जैसे ये लाइन है, पहले तो ये माही नदी ऐसे यूं ऊपर जाती है, फिर नीचे वापस आ जाती है, ऊपर जाकर फिर से वापस आ जाती है। तो कितनी बार क्रॉस कर दिया इसको? 2 बार क्रॉस कर दिया। आगे बात समझ में? तो मैं लिख रहा हूं माही नदी क्या करती है? 2 टाइम क्रॉस, 2 बार पार करती है। झारखंड में क्या खास है इस लाइन के साथ? झारखंड की कैपिटल है रांची। ठीक है। रांची राजधानी, इसी रेखा पर है। ओके, पूरा नोट करो, चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर आपका कोई डाउट है तो डाउट पूछिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू करें नया चैप्टर। चलो। नया चैप्टर हेडिंग डालो आप, माउंटेन ऑफ इंडिया। ठीक है, माउंटेन ऑफ इंडिया। सबसे पहले बेटा हमें समझना होगा, आपको ना मैं आज बहुत बेहतर चीज बताने वाला हूं। आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि माउंटेन क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो माउंटेनियस पास क्या होता है। ये सब जो वर्ड, ये जो सब टर्म्स हैं, ये हमें आने चाहिए। माउंटेन वैली का मतलब क्या होता है, इन सब में डिफरेंस क्या है। एक साथ एक चार्ट बनवा देते हैं, उससे पूरा आपका एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले शांति से बैठ के समझना है मैं आगे क्या बताने वाला हूं। देखो, आपको ये ना रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। देखो, सबसे पहली बात, ये फ्लैट है, इसको कहा जाएगा प्लेन, मैदान। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है मैदान का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे फ्लैट लैंड पार्ट।
समतल भूमि का जो भाग है इसी को क्या कहा जाता है? समतल भूमि के भाग को मैदान कहा जाता है। अब ये है बेटा दूसरा भाग। इस दूसरे वाले भाग को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हाईलैंड। इसे कहा जाता है उच्च भूमि। उच्च भूमि का मतलब क्या होता है सर? उच्च भूमि का मतलब होगा इसकी जो हाइट होगी ना वो होगी अप टू 300 मीटर। ऊंचाई कैसी होगी? 300 मीटर के आसपास होगी। पहली बात। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक सी? नो, कोई स्पेसिफिक नहीं होगी। तब इसको क्या कहा जाएगा? तब इसे कहा जाएगा हाईलैंड। ये रहा हाईलैंड। अब आ जाओ इस तीसरे स्ट्रक्चर पे। सर ये तीसरा वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इस वाले स्ट्रक्चर का अपर पार्ट कैसा है? आप देख पा रहे हो, पॉइंटेड है। इसका ऊपरी भाग कैसा है? ऊपरी भाग इसका नुकीला है। अपर पार्ट इसका फ्लैट है। और अगर आपसे हाइट पूछी जाती है तो हाइट इसकी 300 से लेकर के 1500 मीटर के आसपास होगी। तब इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? गौर से सुनेंगे मेरी बात को। तब इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा सर हिल, यानी कि पहाड़ी कहा जाएगा। तो एक पहाड़ी में और एक उच्च भूमि में किस बात का डिफरेंस है? सर हाइट का भी डिफरेंस है और शेप का भी डिफरेंस है। इसकी शेप कैसी है? पॉइंटेड है। यहां तक बात क्लियर है? अब आ जाओ अगले स्टेप में। जो नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ, ये वाला। इस फोर्थ स्टेप को अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है? ये पहाड़ियों का समूह है, ग्रुप ऑफ हिल है। और ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सेम एज की हिल देखने को मिलती है। तो मैं लिख देता हूं इसमें, ये क्या है सर? ये है ग्रुप ऑफ सेम एज हिल। ये समान आयु की पहाड़ी का समूह है। और जो समान आयु की पहाड़ी का समूह होता है उसे कहा जाता है रेंज या फिर श्रेणी। जैसे मैंने आपसे कहा अरावली रेंज, तो कमेंट करेंगे जल्दी से फिर अरावली एक सिंगल पहाड़ी है, उसमें एक से ज्यादा पहाड़ियां हैं? फटाफट से कमेंट करके बताना है। अरावली रेंज एक पहाड़ी या एक से ज्यादा पहाड़ी? अब आ जाओ इस पांचवें स्ट्रक्चर पे। पांचवा जो स्ट्रक्चर है अगर आपसे पूछा जाता है इसका अपर पार्ट कैसा है? पॉइंटेड है। अपर पार्ट कैसा है इसका? पॉइंटेड है। ऊपरी भाग इसका कैसा है? नुकीला है। और अगर मैं हाइट की बात करता हूं आपसे तो हाइट है इसकी 1500 मीटर से ज्यादा। तब ऐसी कंडीशन में इस स्ट्रक्चर को माउंटेन कहा जाएगा या फिर इसको पर्वत कहा जाएगा।
माउंटेन या पर्वत का नाम दिया जाएगा। अब कंपैरिजन करो दोनों में किस बात का डिफरेंस है, आप खुद बताओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, कंपैरिजन करो दोनों में किस बात का डिफरेंस है। पहाड़ी में और पर्वत में किस बात का अंतर है, आपको ये बताना है। देखो, अपर पार्ट पॉइंटेड, अपर पार्ट पॉइंटेड, हाइट मैक्सिमम 1500 मीटर, और यहां 1500 मीटर से ज्यादा, यानी जहां पहाड़ी खत्म होगी, पहाड़ी, वहां से माउंटेन, वहां से माउंटेन जो होगा वो स्टार्ट होगा। अब आ जाओ इस छठवें स्ट्रक्चर पे। अपर पार्ट फ्लैट, ऊपरी भाग कैसा होगा इसका, समतल होगा, ऊपरी भाग होगा समतल। और अगर हाइट पूछी जाती है, हाइट कैसी होगी, हाइट होगी 1500 मीटर से ज्यादा। तब ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, प्लेट्यू कहा जाएगा। पठार कहा जाएगा, लाडलो। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि माउंटेन और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस है, हाइट तो दोनों की लगभग सेम है, लेकिन माउंटेन ऊपर से पॉइंटेड होते हैं और प्लेट्यू ऊपर से फ्लैट होता है। अब क्योंकि ये फ्लैट होता है प्लेट्यू, इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या, टेबल लैंड, यानी एकदम टेबल की तरह, मेजनुमा आकृति, मेज जैसा। आगे बात समझ में, कैसा होगा ये मेजनुमा आकृति, यानी कि मेज जैसा होगा। अब बताओ पूरा डिफरेंस समझ में आया नहीं आया, आपके सामने है। अब आपके माइंड में जो डाउट आ रहा हो ना, उसका आप कंपैरिजन करके देख लो कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। बताओ ये आइडिया कैसा लगा। आगे बढ़ जाएं, तार आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, घाटी और दर्रे पता करने हैं। जगह नहीं बची यहाँ पे घाटी और दर्रे के लिए, मैं बताता हूँ। छठवां ये हो गया, सातवां पॉइंट ये है, मैं यहां लिखता हूं सातवें को। देखो, माउंटेन वैली का मतलब क्या होता है, माउंटेन वैली का मतलब होता है, इधर भी ऊंचे ऊंचे पहाड़, इधर भी ऊंचे ऊंचे पहाड़, लेकिन बीच में समतल है, बीच में कैसा है, समतल है। ठीक है ना। तो डेफिनेशन होगी इसकी, फ्लैट एरिया बिटवीन, फ्लैट एरिया बिटवीन माउंटेन्स, डेफिनेशन होगी यहां पे।
पर्वतों के मध्य समतल भूमि। पर्वतों के बीच में जो फ्लैट एरिया होगा उसी को क्या कहा जाएगा? माउंटेन वैली कहा जाएगा। अब बेटा इसके लिए नेचुरल रास्ते भी बने हुए होंगे, है ना? तो नेचुरल रास्ते जो होते हैं उसको चलो मैं यहां लिख देता हूं। 8वां पॉइंट जो है, माउंटेनियस पास क्या होता है? पास या दर्रा क्या होता है? तो ये होता है सर नेचुरल रूट इन माउंटेन्स। ठीक है, नेचुरल रूट इन माउंटेन्स मैं लिख देता हूं यहां पे। पर्वतों के मध्य प्राकृतिक मार्ग क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। सर मैंने पहले भी ज्योग्राफी पढ़ी है, पर आप सबसे अच्छा पढ़ाते हो, गौरव शर्मा कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आपका। अगर आपको ऐसा लगा तो चीजें समझ में आनी चाहिए, किसी से भी पढ़ो क्या फर्क पड़ता है ना? मैंने सारा सब कुछ समराइज कर दिया 8 पॉइंट में, है ना? 8 पॉइंट में मैंने पूरा का पूरा समराइज कर दिया कि कौन सी चीज कहां पर कैसे क्या है। अब एक एक करके हमें समझना है। फर्स्ट हेडिंग डालनी है हमें माउंटेन, और माउंटेन के टाइप समझने हमें, और माउंटेन बनते कैसे हैं। ओके, चलिए जी। माउंटेन यानी कि पर्वत। अगर मैं माउंटेन की बात करूंगा तो माउंटेन होता क्या है सर? ये अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा, हाई एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है ये। विद पॉइंटेड अपर पार्ट। ठीक है, ये होता है सर ऊंची संरचना जिसका ऊपरी भाग, जिसका ऊपरी भाग नुकीला हो, या फिर एक और लिख सकते हो हिंदी में, पिरामिड जैसा हो। ठीक है ना, ऊपरी भाग कैसा हो? ध्यान से सुनना, पिरामिड जैसा हो। अब बेटा माउंटेन का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ अ माउंटेन। इसका मतलब होता है पर्वत का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अ माउंटेन, ओरोजेनेसिस कहलाता है। अब ये ओरोजेनेसिस जो है वो कैसा प्रोसेस होगा? भाई आप एक बात बताओ, एक पर्वत बन रहा है तो वो आप सोच समझ कर बताओगे किसकी वजह से बन रहा है? हमारी पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं की वजह से बन रहा है, या हमारी पृथ्वी की बाह्य क्रियाओं की वजह से माउंटेन बनेगा? अरे ये जमीन है, तो यहां पर अगर कोई माउंटेन बना हुआ है तो यहां मलबा इकट्ठा होने से बना है, या नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई होने से बना है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। क्या लगता है आपको कैसे बना?
इंटरनल एक्टिविटी या एक्सटर्नल? वेरी गुड, कमेंट आना शुरू हो गए, इंटरनल एक्टिविटी। तो बेटा इंटरनल के लिए यहां पे एंडोजेनेटिक वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, यह एक अंतर्जात प्रक्रिया है, इंटरनल एक्टिविटी। ठीक है जी, कैसी एक्टिविटी है ये? इंटरनल एक्टिविटी है। अब ये इंटरनल एक्टिविटी होती किसकी वजह से है? हमारी अर्थ की इंटरनल एनर्जी की वजह से, है ना? किसकी वजह से होगी ये? कॉज्ड बाई जियोथर्मल एनर्जी। याद आ रहा है भारत अफ्रीका से कैसे टूटा? बताए थे ना पूरा, कॉज्ड बाई जियोथर्मल एनर्जी। ये भूतापीय ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। किसकी वजह से होता है ये? भूतापीय ऊर्जा की वजह से होता है। अब इस इंटरनल एक्टिविटी में बेटा दो तरीके से फोर्स अप्लाई होते हैं यहां पे। एक तो फोर्स अप्लाई होगा कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब संपीडनात्मक बल। कन्वर्जेंट फोर्स अप्लाई होगा। कन्वर्जेंट फोर्स अप्लाई जब होगा तो इसमें क्या होगा? ऐसे यूं चट्टान को कंप्रेस करने की कोशिश की जाएगी, तो ये चट्टान ऐसे यूं मुड़ जाएगी। तो इस कन्वर्जेंट फोर्स के अप्लाई होने से क्या बनेगा, या फिर ये फोर्स कैसे अप्लाई हो सकता है? जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराएंगी, बाई कोलिजन ऑफ टू प्लेट। दो प्लेट के टकराने पर कन्वर्जेंट फोर्स अप्लाई होगा, और ऐसी स्थिति में जो माउंटेन बनेगा ना, उसे फोल्डिंग माउंटेन कहा जाएगा। फोल्डिंग माउंटेन कहा जाएगा उसे। उसे कहा जाएगा मोड़दार पर्वत। क्या कहा जाता है इसको? मोड़दार पर्वत कहा जाता है। तो अब यहां से उल्टा पूछता है आपसे, मोड़दार पर्वत कैसे बनते हैं? जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं। दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो इससे क्या होता है? ठीक है ना? दो प्लेट जब आपस में टकराती हैं, क्या हुआ? बता बता। मेरी दो से तीन है। फोल्डिंग माउंटेन की अगर हम बात करेंगे तो जब ये फोल्डिंग माउंटेन आपस कैसे बनते हैं? दो प्लेट आपस में टकराती हैं, दो प्लेट टकराने से कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं, यहां पे कंप्रेशनल लिखेंगे तो ज्यादा ठीक लगेगा। कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई होगा यहां पे। कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई होगा तो चट्टानों में क्या बन जाएंगे? ये फोल्ड बन जाएंगे। इस प्रोसेस से कौन कौन से माउंटेन बने हुए हैं? हिमालय बना हुआ है, अरावली बना हुआ है हमारे भारत में,
और एक बना हुआ है ईस्टर्न घाट। तीन माउंटेन बने हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, एक फोर्स अप्लाई होता है टेंशनल, तनाव बल, खिंचाव जिसमें होगा। ये कब लागू होता है? डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट से। ये लागू होता है प्लेटों के अपसरण से। प्लेटों के दूर हटने से। आगे बात समझ में? प्लेटों के दूर हटने से ये बनता है। और यहां पर ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ऐसी कंडीशन में कौन सा माउंटेन बनेगा? ब्लॉक माउंटेन बनेगा। इसी को भ्रंश पर्वत कहा जाएगा। और भ्रंश पर्वत जो है हमारे भारत में कौन कौन से हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूं। भ्रंश पर्वत है हमारे भारत में वेस्टर्न घाट। ठीक है। पश्चिमी घाट है हमारे भारत में। हमारे भारत में है विंध्याचल। हमारे भारत में है सतपुड़ा। सब कुछ आपके सामने है। हाँ जी। क्या कहते हो? 5 मिनट रिवाइज कर लिया जाए। अब आपकी इंग्लिश की क्लास है। आज की क्लास में जो मेन फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि इन सब के बारे में हमने आपको बता ही दिया। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे माउंटेन है। माउंटेन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ माउंटेन में मैंने बताया कि कंप्रेशनल फोर्स से बनेंगे क्या? फोल्डिंग माउंटेन बनेंगे। कोलिजन होगा दो प्लेटों में तब। और वहीं टेंशनल फोर्स से ब्लॉक माउंटेन बनेगा। और ब्लॉक माउंटेन में क्या होगा? ध्यान से सुनना, इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें फॉल्ट पाया जाता है। दरार पाई जाती है इसमें। इनके एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए। ठीक है। चलो जी, क्या कहते हो फिर? कैसी रही आज की क्लास? और बेटा 2 बजे यूट्यूब पे मैं डेली क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी 2 बजे यूट्यूब पर क्लास होगी, तो जो लोग फ्री हो उसको चेक कर लेना एक बार। है ना? बाकी नोट्स वोट्स आपको मिल ही रहे होंगे। तो चलिए, आज फिर इतना ही रखते हैं तब तक के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। ठीक है। चलो, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।